प्रकाश देती है वो काशी, जो सोर्स ऑफ लाइट है वो काशी। हमारा जो निर्गुण का प्रकाश है वो वहीं से निकलता है, इसीलिए कबीर वहां। हर चीज का स्रोत हम अगर माने तो वो शक्ति ही है। आप शक्ति को कैसे देखते? इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। और आप जब भी कोई भी नया काम शुरू करें, आप ये देखें कि क्या मेरे पास इसके लिए स्ट्रॉन्ग इच्छा है, स्ट्रॉन्ग इंटेंट है, जिसको आजकल पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन कहते हैं, वो इच्छा शक्ति ही है। तो आपको लक्ष्मी जी की शक्ति चाहिए, सस्टेनेंस की, लालन पालन की शक्ति चाहिए, पोषण की शक्ति चाहिए, उसे नरिश करने की शक्ति चाहिए। हर्ट करते हैं और मम्मी लोग इतना डिफिकल्ट फास्ट रखती है 3 दिन जस्ट टू से थैंक यू। आपको बोलूं, छठ इज द ओनली पर्व लेफ्ट फॉर सन। ये देश सूर्य उपासकों का था। सन इज अ सॉल्यूशन टू लॉट ऑफ आवर फिजिकल प्रॉब्लम। नदी क्या करती है? पहाड़ से जल लेकर आती है, जगह जगह से जल संचय करके उसके तट पर जितने लोग रहते हैं उनका भरण पोषण करती चलती है। मेरा ऐसा मानना है कि भारत की प्रॉस्पेरिटी तब वापस आएगी जब हम सूर्य की उपासना फिर से शुरू करें। स्त्री अपना मूल तत्व भूलती जा रही है, नर्चर करने के लिए ही है, वो फैमिली को हो, सोसाइटी को हो, पीट करने के चक्कर में ये सारा तत्व भूलते जा रहे हैं। पनिशमेंट नहीं मिलने से ही पनिशमेंट ना मिलना इज द बिगेस्ट रीजन दैट पीपल डू एनी काइंड ऑफ क्राइम। ये मोरालिटी हमारा क्यों होता जा रहा है? आई थिंक हमें ना क्राइम के एनालिसिस की जरूरत है कि कौन लोग ये कर रहे हैं। सो आपको ऐसा क्यों लगा कि दे आर साइकोपैथ? बट यू डोंट हैव द करेज टू से नो टू अ मैरिज। पिताजी का बिजनेस मैं संभालती हूँ, then my father is also my boss. Very simple. You want to inherit my wealth, you'll have to listen to me. Why not? कैसे? मतलब exactly कंट्रीब्यूशन तो दोनों का होना चाहिए ना? It goes back to the same thing. Rights are mine, responsibilities are yours. जो दुर्गा बनती हैं वो सारे देवताओं की कंबाइंड शक्ति से बनती है। तो हमें पता चलता है कि कभी कभी हमारी अकेले की शक्ति इनफ नहीं होती। राधे राधे, नमस्ते मैम। नमस्ते नम्रता एंड वेलकम टू द पॉडकास्ट। बहुत महीनों से मैं आपका इंतजार कर रही थी। जी, अभी नियति की ये इच्छा थी कि हम आज रिकॉर्ड करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहला तो मैम, मैंने आपके बहुत सारे रील्स देखे हैं, आपके बहुत सारे प्रेजेंटेशंस देखे हैं और मुझे लगता है अब तो सारे पॉडकास्ट भी देख डाले हैं। तो आपकी बातों से ना मैं बहुत कनेक्ट करती हूँ, बहुत अच्छा फील होता है और कई बार तो मुझे ऐसा लगा है कि मेरे मन में कोई प्रश्न है और आपने उसका उत्तर दे दिया है। तो ऐसा लगता है कि यूनिवर्स ने आपके थ्रू मुझे कुछ मैसेज दिया है। तो आप इसी पे कुछ बोलना चाहेंगे, ऐसा क्यों होता है? देखिए, यूनिवर्स आपको किसी ना किसी माध्यम से उत्तर देता है, तो आपके केस में वो माध्यम शायद मेरा कंटेंट बना। तो उत्तर हमेशा मिलता है। अगर आपके मन में डीप डाउन एक तीव्र इच्छा है, तो उसका उत्तर हमेशा मिलता है। वो किस फॉर्म में, कहाँ से, किस शेप में आ जाए, वो भगवती की लीला है। राइट, बहुत अच्छा। तो मैं भी यही सोच रही थी कि शायद आपके थ्रू यूनिवर्स मुझे बहुत सारे मैसेजेस कन्वे करना चाह रहा है और अभी भी हम जब बात कर रहे थे ना, मैं आपसे बहुत कनेक्टेड फील करती हूँ। जी। तो मैं जानना चाहती हूँ मैम, आईटी से, आप आईटी में जॉब करती हैं, आईटी से एकदम डिफरेंट, क्योंकि आईटी का वर्ल्ड एकदम इंटायरली डिफरेंट है और अभी आप जिस दुनिया में है वो इंटायरली डिफरेंट है। ये जर्नी कैसे हुई? ये नियति का ही खेल है। ये मैंने कुछ ऐसा सोचा था कि मैं ऐसा करूँगी या ऐसा होगा। जो किताबें मैंने लिखी हैं, जो मेरे हाथ से लिखी गई हैं, या जो वर्कशॉप्स मैं आज कंडक्ट करती हूँ, आज आपसे आप मुझसे 5-10 साल पहले भी पूछते कि मैं ये करूँगी, तो शायद मैं खुद ही हँस देती। ठीक है? तो इसलिए मैंने अब प्लान करना छोड़ दिया है। जो करने में मुझे आनंद आता है, जो मुझे सही लगता है करना, वो मैं जस्ट करते जाती हूँ और ये ईश्वर लीला से मेरे हाथ से बहुत से काम होते जाते हैं। तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं था कि मैंने छोड़ दिया। हाँ, हालाँकि जब मैं अगर एक पीआर स्टोरी बनाना चाहूँ तो बहुत अच्छी स्टोरी बनती है कि आई लेफ्ट माय कुशी जॉब टू डू दिस, टू डिस्कवर माय सेल्फ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जब 21-22 साल की एज में कैंपस प्लेसमेंट से जॉब करना शुरू किया था, तभी मैंने सोच लिया था कि मैं 35 की एज में छोड़ दूँगी और मुझे जो करना है करूँगी। और मैंने वैसा ही किया। तो 35 पे छोड़ के आई एम डूइंग व्हाटएवर आई फील लाइक डूइंग।
For many years, I ran India's biggest travel blog. It still continues to be one of the India's biggest travel blogs. तो बहुत सारी यात्राएं करने को मिली, बहुत तरह की यात्राएं करने को मिली और यात्राओं से बहुत नॉलेज मिली। उस नॉलेज को मैं पुस्तकों के थ्रू, स्क्रिप्चर्स के थ्रू भी उसको सुदृढ़ करती गई। तो वो सब होता गया, करते 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 आज आपके सामने। नहीं नहीं, बहुत अच्छा मैम। मैंने आपके बहुत सारे रील्स देखे थे जो आप काशी से बना रही थी। जी। तो इसी ईयर शायद मार्च में आप वहाँ गई थी। मैं बनारस लिट फेस्ट के लिए गई थी। जी। तो बहुत सारे रील्स थे आपके वहाँ पे। आपको काशी का कैसा अनुभव हुआ? मतलब अभी वहाँ पे इतना देखिए, प्रॉब्लम्स चल रहा है। काशी से मैं बचपन से जुड़ी रही हूँ। ठीक है, मैंने बचपन में 1 साल काशी में बिताया है, 1 साल की मेरी पढ़ाई भी वहाँ हुई है। उसके बाद आना-जाना लगा रहा। फिर बीएचयू से मैं बहुत जुड़ी रही और 2024 में मैंने 2 महीने बीएचयू में एज़ अ विज़िटिंग प्रोफ़ेसर बिताए। और उसके बाद बाकी बहुत से माध्यमों से, कभी सिल्क बोर्ड के लिए रिसर्च करने वहाँ गई, कभी टूरिज्म बोर्ड के निमंत्रण पे गई, कभी लिट फेस्ट के निमंत्रण पे गई, कभी अपनी एक्सप्लोरेशन के लिए गई। तो कुछ ना कुछ बहाना करके काशी बुलाता रहता है। तो मेरे लिए काशी मेरा एक दूसरा घर है, जहाँ मैं बहुत एट होम फील करती हूँ और कहीं न कहीं मुझे लगता है मैं ही नहीं, हर भारतीय काशी में काशी उसको अपना घर ही लगता है, क्योंकि वो हमारे अध्यात्म का केंद्र बिंदु है। जो हमारी जितनी धाराएँ हैं अध्यात्म की, वो जाके एक जगह कहीं जुड़ती हैं, तो वो काशी में जुड़ती हैं। तो जब आप सेंटर में पहुँच जाते हैं, तो यू फील वेरी सेंटर्ड। तो काशी जो है वो प्रकाश का जो पुंज है, वो काशी में है। इसीलिए उसका नाम है काश्यते इति काशी। जो प्रकाश देती है, वो काशी। जो सोर्स ऑफ लाइट है, वो काशी, सिटी ऑफ लाइट्स कहते हैं उसे। तो जो प्रकाश, जो हमारी जो हमारा जो निर्गुण का प्रकाश है, वो वहीं से निकलता है, इसीलिए कबीर वहाँ थे। ये हम सनातन के तो सब बड़े-बड़े संत, महात्मा सब फाइनली काशी में ही पहुँचते हैं। आदि शंकराचार्य भी जब अपने गुरु के घर से निकले तो सबसे पहले काशी ही गए और काशी में उनको वो ज्ञान मिला जो शायद कहीं और मिलना संभव ही नहीं था। तो काशी जाइए, लेकिन आई होप काशी का स्वरूप ना बदले डेवलपमेंट और मॉडर्नाइज़ेशन के चक्कर में। काशी अपना वो आध्यात्मिक गुरुत्व ना खो दे। राइट। हाँ, अभी तो सारे कॉरिडोर्स और ये सब के चक्कर में बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं। मैं बहुत छोटी थी तब काशी गई थी, तो मैं अभी नहीं रिलेट कर पा रही हूँ जो आप कह रहे हो, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से सुना कि काशी में आप जाते हो, तो आप अपने आप से जुड़ने के लिए काशी जाओ। ये मैंने बहुत सुना है, तो है इच्छा जाने की, देखते हैं कब होगा। मेरा, जैसे मैंने आपकी जर्नी देखी, तो आप शक्ति से बहुत जुड़ी हुई हैं। जी। तो हर चीज़ का स्रोत हम अगर माने तो वो शक्ति ही है। जी। तो और वो है दुर्गा, या किसी भी फॉर्म में ले लीजिए, काली। आप शक्ति को कैसे देखती हैं? मैं शक्ति को देखती हूँ कि जितनी हमारे में शक्ति है, अगर मैं ये हाथ मूव भी कर रही हूँ, तो वो एक शक्ति है। वहाँ से लेकर मेरी एक ज्ञान शक्ति है, जिसके कारण शायद आपने मुझे यहाँ बुलाया है। फिर मेरी एक क्रिया शक्ति है, जो काम मैं करती हूँ, उसके थ्रू। तो मेरे लिए शक्ति के 3 मेजर स्वरूप हैं, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। इच्छा शक्ति वो है जिससे हर चीज़ की शुरुआत होती है। आपको अगर चाय भी बनानी है, तो उसके लिए पहले आपके मन में चाय पीने की इच्छा होनी चाहिए। जब तक वो इच्छा नहीं होगी, चाय अपने स्वरूप में नहीं आएगी। किसी ना किसी के मन में, आपके नहीं तो आपके परिवार में किसी के मन में होनी चाहिए इच्छा। जब इच्छा होगी, तो आपको ज्ञान होना चाहिए कि आप कैसे बनाएँगी। नहीं है, आप वो ज्ञान प्राप्त कर सकती हैं या किसी ऐसे व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति की हेल्प ले सकती हैं जिसको वो ज्ञान है, जिसको चाय बनानी आती है। तो वहाँ से आप ज्ञान शक्ति लेकर चाय बनाते हैं और फिर आप पीते हैं। वो एक क्रिया शक्ति है, एक्चुअल पीने का जो एक्ट है कि मैं कप उठाकर पी रही हूँ। बहुत साधारण एग्ज़ाम्पल है। आप कुछ भी करना चाहते हैं जीवन में, उसके लिए सबसे पहले इच्छा शक्ति चाहिए। ईश्वर ने भी जब इस सृष्टि की संरचना की थी, तो सबसे पहले उनके मन में आया था कि मैं खुद को मल्टीप्लाई करूँ, मैं एक से अनेक हो जाऊँ। तो उस इच्छा से ये पूरा ब्रह्मांड और ये पूरा
यूनिवर्स बना है, जो हमें अब इतने सारे फॉर्म्स में दिखता है। और हमारे जीवन में भी आप देखेंगे कि जब हम बहुत कंप्लेन करते हैं कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, कहीं न कहीं हमारी इच्छा शक्ति वीक होती है। जब हमारी इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो बाकी सब रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। तो मेरे लिए वो सबसे पहले इच्छा शक्ति, उसके बाद ज्ञान शक्ति। ज्ञान शक्ति चाहिए कोई भी काम करने के लिए। जब तक आप ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रही हैं, तो एक तो आपको सब्जेक्ट का ज्ञान चाहिए जिसके विषय में आप बात कर रही हैं, लेकिन आपको टेक्नोलॉजी का ज्ञान चाहिए, आपको एडिटिंग का ज्ञान चाहिए, आपको फिर उसको पोस्ट करके लोगों से इंटरैक्ट करने का ज्ञान चाहिए। तो एक हर कार्यक्षेत्र में एक ज्ञान की रेंज होती है जो आपको चाहिए होती है, और जितना अच्छा आपका ज्ञान होगा, उतना अच्छा आप काम करेंगे। और फिर एक्चुअल करना, कि आपने नॉलेज तो ले ली यूट्यूब से पढ़ के कि पॉडकास्ट ऐसे बनाया जाता है, लेकिन उसको एक्चुअली करना और करने में अपने एक्सपीरियंस से सीखना, ये 3 स्टेजेस हैं क्रिएशन की। तो ये सब शक्ति के स्वरूप हैं। और आप जब भी कोई भी नया काम शुरू करें, आप ये देखें कि क्या मेरे पास इसके लिए स्ट्रॉन्ग इच्छा है, स्ट्रॉन्ग इंटेंट है, जिसको आजकल पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन कहते हैं, वो इच्छा शक्ति ही है। फिर जब आपकी इच्छा बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, आज के समय में नॉलेज तो बहुत आसानी से अवेलेबल है। आप खुद भी ले सकते हैं या आप किसी नॉलेजेबल पर्सन को भी ले सकते हैं। आप प्रधानमंत्री को कोई काम करना है, उनको डैम बनवाना है, तो खुद तो डैम बनाने की नॉलेज नहीं रखते, लेकिन वो किसी ऐसे टीम को फॉर्म कर देते हैं जिनको नॉलेज है। तो आपको लेकिन ज्ञान की शक्ति चाहिए, नॉलेज की शक्ति चाहिए, और फिर करना, एक्चुअल करना। ज्ञान तो ले लिया, बैठ के करो, ठीक है? और आप देखेंगे कुकिंग में आपके पास ज्ञान कितना भी हो वीडियोज़ देख के, जब तक आप खुद नहीं बनाते, तब तक आप उसमें एक्सपर्ट नहीं होते हैं, ठीक है? तो ये 3 मेन स्वरूप हैं देवी के, फिर आप उनको किसी भी फॉर्म में इमेजिन कर लीजिए। अगर आपको क्रिएशन करनी है, तो आप सरस्वती का रूप, ब्रह्मा जी की शक्ति जो है, अ आयमकारी शक्ति जिसे बोलते हैं, उसे देख लीजिए। अगर आपके पास बनी-बनाई चीज़ है और आपको उसको मेंटेन करना है, तो आपको लक्ष्मी जी की शक्ति चाहिए, सस्टेनेंस की, लालन-पालन की शक्ति चाहिए, पोषण की शक्ति चाहिए, उसे नरिश करने की शक्ति चाहिए। और फिर जब उसका समय पूरा हो जाता है, तो उसको डिज़ॉल्व करने की भी शक्ति चाहिए, उसको लेट गो करने की भी शक्ति चाहिए, क्योंकि जो भी चीज़ हम क्रिएट करते हैं, उसकी एक शेल्फ लाइफ होती है। वो छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन जिस चीज़ ने भी जन्म लिया है, उसकी मृत्यु निश्चित है। चाहे वो हमारा काम है, चाहे वो हम खुद हैं, या हमारे जीवन में जितने भी लोग हैं, ये मेज़ है, कुर्सी है, ये इन सब ने मेज़ के रूप में कभी जन्म लिया, और एक दिन ये खत्म होगी। तो ये एक पूरा साइकिल है, बर्थ टू डेथ, और फिर वो खत्म होने के बाद फिर वो किसी नए स्वरूप में वापस आएगी। तो ये जो चक्र है, इसको चलायमान रखने के लिए हमें क्रिएशन, सस्टेनेंस और डिसोल्यूशन कंटिन्यूअसली करते रहना पड़ता है, ठीक है? हमारे शरीर में भी आप देखेंगे, हम भोजन देते हैं शरीर को पोषण करने के लिए, अगले दिन वो निकल जाता है, ठीक है? घर में अब हम ताज़ी सब्ज़ी खरीद के लाते हैं, उसको बनाते हैं, खाने का जब हम खा लेते हैं, तो वो सब्ज़ी के रूप में उसका डिसोल्यूशन हो जाता है, खत्म हो जाती है, वो हमारे शरीर का अंग बन जाती है। तो ऐसे ही हर चीज़ जो है, कोई कंपनी, हम एंटरप्रेन्योरशिप में कोई कंपनी शुरू करते हैं, तो वो शुरू होती है, बड़ी होती है, और किसी समय पर जाके खत्म होगी, ठीक है? तो ये अगर हम जीवन का चक्र समझ जाते हैं, तो हम खत्म होने पर दुखी नहीं होते। राइट। और ये सब शक्ति के स्वरूप हैं, इसको ही बिज़नेस पार्लेंस में इनोवेशन साइकिल भी बोला जाता है। इनोवेशन भी किसी एक्जिस्टिंग चीज़ को डिस्ट्रॉय करके ही होती है। जब तक आप एक्जिस्टिंग को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, तब तक आप नए का सृजन कैसे करेंगे? हाँ। तो ये जितने हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं उसको अपने आज के जीवन में अप्लाई करके चलती हूँ। तो ये सब के सब वैसे के वैसे हैं, सिर्फ़ हमारे ग्रंथों में एक बहुत अलग भाषा में लिखे हैं। उस समय की भाषा में लिखे हैं, जो उस समय के जीवन में रेलेवेंट थे। लेकिन वो ऐसे दे आर बेसिक प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल्स, जिसको आप ऐसे के ऐसे आज के जीवन में उतार सकते हैं। बस उसे समझने की शक्ति समझने चाहिए। की, दे आर बेसिक प्रिंसिपल्स, इट्स एज़ सिंपल एज़ कि देयर इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स, हुँ, ठीक है? जो हमें पृथ्वी से बाँधती है। हुँ, अब उस फ़ोर्स को यूज़ करके आप कुछ भी बना लीजिए, आप उस फ़ोर्स को ओवरकम करके हमने हवाई जहाज़ बना लिए। हुँ।
उस फ़ोर्स को यूज़ करके हम बाकी सारी चीज़ें हम अज़्यूम करते हैं कि ये टेबल यहीं रहेगी, उड़ेगी नहीं, ठीक है? तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, आप उसको अप्लाई कैसे भी कर लीजिए। वाओ! तो क्या हम आजकल ये भूलते जा रहे हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स को, या हम अपने शास्त्रों से ही दूर होते जा रहे हैं इन वेस्टर्नाइज़ेशन के फॉर्म में? हमारे दिमाग में कहीं ये बैठ गया है कि शास्त्रों में केवल पूजा-पाठ रिचुअल्स हैं, जबकि वो एक बहुत छोटा पार्ट है, वो भी स्मृति टेक्स्ट में, थोड़े से तंत्र हुँ, टेक्स्ट में, हुँ, हुँ। आगमास में। हुँ, हुँ। अगर आप वेदों पे जाते हैं, वेदांत पे जाते हैं, तो वो प्योर नॉलेज है। हुँ, प्योर नॉलेज है जिसमें कि आपको बेसिक्स ऑफ लाइफ बताए गए हैं। अब अगर सूर्य की स्तुति है, राइट। सूर्य हमको रोज़ दिखते हैं। हम आज भी सूर्य से सोलर पावर जनरेट कर हुँ, रहे हुँ, हैं हुँ। और हम जानते हैं कि सन इज़ सॉल्यूशन टू लॉट ऑफ आवर फिज़िकल प्रॉब्लम्स, राइट। है ना? हुँ, हुँ। हेल्थ की प्रॉब्लम्स। तो अगर आप सूर्य की स्तुति को पढ़ेंगे, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ेंगे या बाकी भी जितनी सूर्य की स्तुतियाँ मिलती हैं, आपको क्या मिलेगा कि सूर्य हमें क्या-क्या देता है। सूर्य हुँ, हमें जीवन देता है, सूर्य जी। हमारे दिन को दिन-रात देता है हुँ, सबसे पहले तो हुँ, हमें। हुँ, हुँ। दिन-रात ही सूर्य से होता है, जो हमारे पूरे जीवन को एक संचालित करता है, नहीं तो सोचिए उसके एब्सेंस में कौन कब क्या कहाँ करेगा हमें समझ ही नहीं आएगा। हुँ, हमें पोषण देता है, जितने प्लांट्स हैं, जितनी हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं या फ्रूट्स हैं, जितनी वेजिटेशन है, वो सब की सब सूर्य से चलती है। तो हमने उसे पोषणकर्ता कहा। वो हमें हीट देता है, वो हमें बारिश देता है, पूरा वाटर साइकिल जो है हमारा वो सूर्य से चलता है। तो हमने उसे जलदाता भी कहा। उसके बाद वो हमारी बीमारियाँ ठीक करता है, स्पेशली डिसीज़ेज़ रिलेटेड टू स्किन, डिसीज़ रिलेटेड टू आईज़, जॉन्डिस, these kind of things are directly if you go into the sun, you manage those diseases very राइट। well, right? और उसके बाद वो बाकी जो हम छोटी-मोटी चीज़ों में अब आज की डेट में वो हमें पावर भी दे रहा है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी पावर कर राइट। रहा है ना? हुँ, तो यही चीज़ें वेदों की भाषा में सूर्य की स्तुति में लिखी गई हैं। हुँ। ठीक मल्टी है। डायमेंशनल एस्पेक्ट ऑफ अ डेटी इज़ और अल्टीमेटली हमारे डेटीज़ प्रकृति ही हैं। हम उनको जिस भी हुँ, फॉर्म में सोचते हैं, देवी जो हैं वो प्रकृति हैं, वो नदी हैं। हुँ, नदी क्या करती है? पहाड़ से जल लेकर आती है, जगह-जगह से जल संचय करके हुँ, उसके तट पर जितने लोग रहते हैं, उनका भरण-पोषण करती चलती है। हुँ। फिर वापस समुद्र में मिल जाती है, फिर बारिश के फॉर्म में फिर पहाड़ पे गिरती है, पहाड़ से अ, आप सोच के देखिए एक स्त्री का जीवन एग्ज़ैक्टली यही है। पिता के घर से निकलती है, सब जगह से सब कुछ संचय करते हुए अपने अपने घर में अपने बच्चों का, जितने भी आप पे डिपेंडेंट लोग हैं, उनका भरण-पोषण करते हुए आपका जीवन व्यतीत होता है। हुँ, तो अगर हम इस फॉर्म में देखते हैं, तो हम हमारे में एक जो मॉडर्न साइंस और वेदों में जो डिफरेंस है, वो ये है कि अम, हमारे स्क्रिप्चर्स में बहुत ग्रैटिट्यूड है। साइंस में वो ग्रैटिट्यूड निकल गया। हाँ, नदी को हम एक रिसोर्स देखते हैं कि पानी है चलो यूज़ कर लो। हम नदी को माँ के फॉर्म में देखते हैं, देवी के फॉर्म में देखते हैं। हम नर्मदा मैया कहते हैं, गंगा मैया कहते हैं, कावेरी अम्मा कहते हैं यहाँ पर। हुँ, क्यों? क्योंकि वो माँ की तरह हमारा पोषण करती है और माँ तो हमें 1 साल, 2 साल दूध पिलाती है, वो जीवन भर पिलाती है। और हुँ, उसको हम माँ बोलते हैं और उससे क्या होता है टू अ लार्ज एक्सटेंट हम उसको पॉल्यूट नहीं करते। हमें एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड रहता है कि आप हमें पानी दे रहे हैं, तो एक दैट सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड कनेक्ट्स यू टू दैट। हुँ, ये इमोशनल अटैचमेंट जो है, ये इमोशनल या कल्चरल एस्पेक्ट है, वो साइंस में नहीं मिलता हमें। साइंस में इट्स प्योरली अ वाटर रिसोर्स जिसका कोई और अस्तित्व नहीं है। राइट। ठीक सूर्य है। क्या है? पावर है, ले लो। हुँ, उसको सुबह अर्घ्य देके थैंक यू भी बोलते हैं हम, राइट। ठीक है? तो ये डिफरेंस है दोनों में। ऑन प्रिंसिपल्स दे ऑल गो टू द सेम एस्पेक्ट। नहीं ना, मुझे आपने जब अभी सूर्य का बताया ना, तो मुझे सबसे पहला चीज़ जो याद आया कि हम जो छठ करते हैं,
और मम्मी लोग इतना डिफिकल्ट फास्ट रखती है 3 दिन, जस्ट टू से थैंक यू कि आप साल भर चमकते हो, हम तो 3 दिन बस आपको थैंक यू बोल रहे हैं। मैं आपको बोलूं, छठ इज द ओनली पर्व लेफ्ट फॉर सन। ये देश सूर्य उपासकों का था। इसमें चारों डायरेक्शंस में सूर्य मंदिर थे। मूल स्थान मुल्तान में, जो अब पाकिस्तान में है, वहां बहुत बड़ा भव्य सूर्य मंदिर था। गुजरात में मोढेरा में कर्क रेखा पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, देर इज अ टेम्पल बट इट्स नॉट अ प्रैक्टिसिंग टेम्पल। इधर जाएंगे तो कोणार्क में, फिर आपके बिहार में देवार्क टेम्पल है, आसाम में सूर्य पहाड़ है, सूर्य मंदिर है वहां पर, और दक्षिण में भी है, कुंभकोणम के पास एक सूर्य मंदिर है। और हर जगह आपको नवग्रह के में भी सूर्य मिलते हैं। हम लोग बहुत बड़े सूर्य उपासक थे, और मेरा ऐसा मार्तंड मंदिर है कश्मीर में, मार्तंड संत टेम्पल है। मेरा ऐसा मानना है कि भारत की प्रॉस्पेरिटी तब वापस आएगी जब हम सूर्य की उपासना फिर से शुरू कर देंगे। और आई एम रियली थैंकफुल टू पीपल ऑफ बिहार, झारखंड, ईस्टर्न यूपी दैट उन्होंने छठ पूजा के रूप में सूर्य की पूजा अभी तक रखी है। अदरवाइज भारत भर में वो केवल संक्रांति, मकर संक्रांति पे थोड़ी सी होती है, उसमें भी बहुत लोग पूजा नहीं करते हैं। बस एक उत्तरायण बोल के एक फेस्टिवल आ जाता है। जबकि सूर्य संक्रांति पे, जो हर महीने आती है, उस पर भी व्रत रखने का एक ट्रेडिशन भारत भर में हमें मिलता है। बहुत लोग ऐसे हैं जो संक्रांति के दिन उपवास रखते हैं या कोई पूजा करते हैं, क्योंकि सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में जा रहे होते हैं। और कोई भी परिवर्तन जो होता है, जहाँ पर भी एक ट्रांजिशन पॉइंट होता है एस्ट्रोनॉमिकली या धरती पर, वहां पर हम थोड़े से कॉशियस होके चलते हैं, थोड़ा सा अपना खान पान रिस्ट्रेन्ड रखते हैं, ताकि हम वो उस जो खाई पार हो रही है उसमें हम शांति से वो पार कर रहे हैं। हमारे अधिकतर त्योहार उन्हीं पॉइंट्स पे आते हैं। नवरात्रि आती है जब सर्दियों से गर्मियां, गर्मियों से सर्दियों का ट्रांजिशन होता है, जो मेजर ट्रांजिशन है, तब 9 दिन हम उपवास रखते हैं, ताकि वो ट्रांजिशन हम आसानी से, हमारा शरीर तैयार हो जाए अब ये गर्मी की आदतें छोड़ के सर्दी के लिए, या सर्दी की आदतें छोड़ के गर्मी के लिए तैयार हो जाए। और मेरी एक पुस्तक है नवरात्रि पे, और जब हम उसकी रिसर्च कर रहे थे तो मैंने ये देखा कि जो उत्तर भारत में, जहाँ वेदर चेंजेस बहुत एक्सट्रीम होते हैं, वहाँ पर उपवास का प्रचलन ज़्यादा है, वीज़ा-वी साउथ इंडिया, जहाँ ट्रांजिशंस आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। जहाँ सर्दी गर्मी का बहुत नहीं है, वहाँ उपवास का इतना प्रचलन नहीं है। जहाँ बहुत मेजर चेंज होता है, वहाँ उपवास ज़्यादा रखा जाता है। और ये कितना अब साइंटिफिक साउंड्स वेरी शैलो वर्ड, बट कितना लॉजिकल है। मैं ये सोचती थी कि मतलब साउथ में लोग उतना क्यों फास्ट नहीं करते हैं, और वही जब हमारे नॉर्थ में आप जाइए तो बहुत ज़्यादा फास्टिंग नवरात्रि होती है, मतलब फास्ट। पूरा फास्ट। कि कोई जल से करता है, कोई फल से करता है, कोई एक टाइम खा के करता है। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 4 नवरात्रि 4 होती है शायद, नवरात्रि जो होती तो है। गुप्त नवरात्रि होती है। एक अभी शुरू होने वाली है आषाढ़ में। ओके। तो एक चैत्र मास में होती है, और एक अश्विन में, जो बड़ी शरद नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि होती है। एक आषाढ़ में होती है, एक माघ में होती है। आषाढ़ वाली अभी आने वाली है। ये गुप्त नवरात्रि है, इसमें भी छोटी ट्रांजिशंस होती हैं, वेदर की ट्रांजिशंस, बट उतनी स्ट्रांग नहीं होती। ये नवरात्रि गुप्त सिर्फ इसलिए है कि जो लोग शाक्त फॉलो करते हैं वो अपनी साधना करते हैं। इसमें कम्युनिटी सेलिब्रेशन नहीं होता। बाकी दो में बहुत ज्यादा कम्युनिटी सेलिब्रेशन होता है, कि आप सब मिल के करते हैं, आप सब मिल के देवी के लिए उत्सव, देवी का उत्सव मनाते हैं। सबसे ज्यादा शरद नवरात्रि में होता है, और कहीं कहीं चैत्र में भी होता है। और रात को होता है देवी का उत्सव, जो देवी भागवत में, अयोध्या महात्म्य में भी मैंने पढ़ा कि देवी कहती हैं कि मेरा उत्सव रात भर मनाओ, नाच के, गा के, संगीत से, वाद्य से, नृत्य से। तो ये जो रात भर जगराते होते हैं, गरबा होता है, या जो बंगाली भी जो डांस करते हैं, वो सब एज पर देवीज इंस्ट्रक्शन है। तो ये 2 नवरात्रि भी उतनी ही पावरफुल होती है अगर आप पूजा करना चाहते हो तो? हाँ, मतलब पावरफुल ये इन द सेंस कि इस समय पर लोग अपने अनुष्ठान करते हैं।
कि अगर जैसे अगर मुझे कोई अनुष्ठान करना है कि मैं ये 9 दिन में दुर्गा सप्तशती पढ़ूँगी या कोई और स्क्रिप्चर पढ़ूँगी, तो वो मैं एक संकल्प लेके पढ़ती हूँ। या जो भी गुरु परंपरा में लोग फॉलो करते हैं जिनको, उनकी अपनी परंपरा में जो भी ट्रेडिशन है, वो उसको फॉलो करते हैं। इसमें आप बाहर जाके सबके साथ कुछ करते हैं, वैसा नहीं है। नहीं, इसमें ये गुप्त अपने का लिए मतलब करते हैं। गुप्त अच्छा। रूप से आप अपनी साधना कीजिए। जी। जब आप देवी के बारे में समझा रही थी ना, तो मेरे मन में अभी जो रीसेंट इंसिडेंट्स हो रहे हैं, वो चल रहे थे। तो क्या स्त्री अपना मूल तत्व भूलती जा रही हैं? नर्चर करने का जो उसका बेसिक नेचर है, क्योंकि जैसे आपने अभी बताया कि देवी प्रकृति है और वो हमें नर्चर करती हैं। तो हम स्त्रियाँ भी नर्चर करने के लिए ही हैं, वो फैमिली को हो, सोसाइटी को हो। तो क्या हम मेल से कम्पीट करने के चक्कर में ये सारा तत्व भूलते जा रहे हैं? मेल से कम्पीट क्यों कर रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि अ अ, हम बहुत बड़ी चीज़ कर सकते हैं। हम अ, दे आप मैं इसको बोलूँगी, आपको भगवान ने एक रानी पद देकर भेजा है। आप अपने घर की रानी होती हैं, इसीलिए जब आप किसी के घर में शादी करके, ब्याह करके जाते हैं, तो आपको बहू रानी बोला जाता है। नहीं। आप भारतीय भाषाओं में देखेंगे तो लगभग यही शब्द बहू के लिए यूज़ होता है, बहू रानी। तो हुँ। आप रानी पद पे थी। और अब हम क्या कम्पीट कर रहे हैं कि मुझे नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। नौकरी कौन करता है? नौकर। राइट, सो ट्रू। ठीक है? तो आपके पास देने की, करवाने की शक्ति थी। आप बेसिक लेवल पे, इसमें मैं आपको एक महाभारत से उदाहरण देती हूँ। जब एक बार जब पांडव एग्ज़ाइल में थे, वनवास में थे, तो श्री कृष्ण और सत्यभामा उनसे मिलने जाते हैं जंगल में, ठीक है? तो अब कृष्ण और पांडव एक जगह बैठ के अपनी गप्पें मार रहे हैं और सत्यभामा और द्रौपदी बैठ के वो ऐसे जैसे आप और हम बात कर जी। रहे हैं, वो बात कर रही थी। तो सत्यभामा ने पूछा कि भई हम तो 8 पत्नियों के 1 पति हैं और वो हमसे नहीं सँभलते। तुम अकेली 5 पतियों को कैसे सँभालती हो? और ऐसे हँसी-मज़ाक में लाइटर मोड में वो बोलती हैं, कुछ जादू टोना कर रखा है तो हमें भी समझा दो। मतलब एक सखी राइट, तत्व में वो पूछ रही राइट। हैं। तो द्रौपदी बोलती हैं कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं है और उस तरफ जाना भी मत, मैं तुम्हें बताती हूँ मैं क्या करती हूँ। तो वो जो डिस्क्रिप्शन देती हैं द्रौपदी, वो बोलती हैं कि ये क्या करते हैं 5 पति, ये जाते हैं, युद्ध करते हैं, बाहर जाके अश्वमेध यज्ञ किया, जो भी, जो कि एक युद्ध का ही एक फॉर्म है। ये युद्ध करते हैं और ये सब लाकर रखते हैं। इनको नहीं पता कि ये इसका करना क्या है। इनको नहीं पता कि हमारे घर में या हमारे राज्य में, हमारे महल में 10,000 ब्राह्मण रोज़ खाना खाते हैं। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं वो 10,000 को खिला के अंत में मैं खाना खाती हूँ। राज्य के कोष में कितना है, किसको क्या करना है, उसको कैसे पूरा फाइनेंस मैनेज करना है, वो मैं करती हूँ। कि मेरे बिना दे विल नॉट नो एनीथिंग। और आप सोच के देखिए, और ये मैंने बहुत से विमेन्स कॉलेज में जब मैं टॉक्स देती हूँ, मैंने ये बहुत सी लड़कियों से पूछा है कि तुम्हारे घर में ये सब कौन करता है? एंड द यूनिक यू नो अ एन एब्सोल्यूट आंसर इज़ मेरी माँ। मतलब विदाउट एन एक्सेप्शन एवरीबॉडी सेज मेरी माँ करती है। माय मदर नोज़ कि कहाँ क्या है, कहाँ क्या खर्च करना है, कहाँ करना है, इनफैक्ट लेन-देन भी कितना सब किसको कुछ, करना है, सब सब कुछ। कुछ। राइट। जस्ट दैट समटाइम्स द एक्चुअल हैंड व्हिच इज़ गिविंग इज़ माय फादर्स, व्हिच इज़ पॉसिबल। ठीक है? द नेम नाउ टेक्निकली मे बी समबडी एल्सेस, आपके ससुर का हो, आपके पति का हो, आपके बेटे का हो सकता है। डिसीजन इज़ ऑलवेज़ बाय द मैट्रियार्क। आप अभी भी घरों में जाएँगे तो आपकी जो जो भी एल्डेस्ट लेडी है उस घर की, वो डिसाइड करती है कि क्या करना है, क्या नहीं करना। और ये विदाउट एक्सेप्शन मुझे मिला है। हर कोई बोलता है मेरे घर में होता है, कहीं और वुमेन आर सप्रेस्ड। तो मैं ये पूछती हूँ कि वो अगर होता है तो आप उसको कंट्रोल क्यों नहीं समझ रहे हैं? उसको आप अपनी पावर क्यों नहीं समझ रहे हैं? वो भी हमारी पावर है।
ठीक है, वो पावर शायद यूनिवर्सल नहीं हो, लेकिन आप उसको एक्सपैंड कर सकते हैं ना। कितनी सारी, अगर आप कभी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं से मिलेंगी, और मुझे बहुत से मिलने का अवसर मिला है, तो वो इतने सुंदर ढंग से उसी अपना जो डोमेन है, वो अपने एक परिवार से या एक संयुक्त परिवार से वो पूरे गाँव में एक्सटेंड कर देती हैं। गाँव से वो ग्रुप ऑफ गाँव में कर देती हैं। इट्स अ नेचुरल प्रोग्रेशन कि ये मैं छोटे में कर रही हूँ, इसको बड़ा, 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 बड़ा करते जाओ। ठीक है? तो एक मैं देखती हूँ कि जिस तरह से डिफाइंड थी एक हस्बैंड वाइफ की टीम, जैसे एक पति-पत्नी की टीम है, तो पति का काम था बाहर जाके कमा के लाना, और पत्नी का काम था जो वो कमा के लाया उसमें सब कुछ डिसाइड करना, मैनेज करना, ठीक है? अब ये जब तक हमारे बैंक अकाउंट्स नहीं आए थे तो सब कुछ कॉमन होता था। अभी इंसिडेंटली बैंक अकाउंट आने से सब कुछ तेरा मेरा में डिवाइड हो गया टेक्निकली, ठीक है? बट अगर वो भी, अगर आप माने तो है, नहीं माने तो नहीं है। तो वो एक बहुत अच्छी नॉन कंपीटिंग टीम थी, और वर्ल्ड ओवर थी, भारत में नहीं, वर्ल्ड ओवर थी, कि एक इंसान को घर की चिंता नहीं करनी है, उसको सिर्फ ये चिंता करनी है बाहर का दुनिया संभालना है और बाहर से कमा के लाना है ताकि सबका भरण पोषण हो जाए। और एक आदमी को ये नहीं चिंता करनी कि पैसा कहाँ से कैसे आएगा, उसको कहना है कि मेरे पास जो है इसमें व्हाट बेस्ट कैन आई डू फॉर एवरीबडी। सो इट वाज अ वेरी नॉन कम्पीट टीम एफर्ट। अब हमने क्या कर लिया है कि हम सबको बाहर जाके पैसा कमाना है, तो एंड वी बिकम इट्स बिकम अ कंपीटिंग थिंग, एंड काम तो चल जाता है, लेकिन द विक्टिम ऑफ दिस इज द क्वालिटी ऑफ लाइफ। राइट, वो खाने से लेकर हर चीज आप कॉम्प्रोमाइज हाँ, कर रहे हैं। है ना? आपका जो आप खा रहे हो, जो आप कंज्यूम कर रहे हो, जो स्ट्रेस आप झेल रहे हो, पहले एक को अगर स्ट्रेस है तो दूसरा उसका कुशन बन जाता था। अब वो अगर स्ट्रेस है तो दोनों को है। अगर अगर every if one person is going through a, let's say there's a financial downturn in the economy, both people get impacted, right? Health में कुछ problem है, now it becomes a problem whether I take a leave or you take a leave. पहले एक आदमी है वो देख लेगा, they used to step in for each other जब नहीं है, अब किसी वजह से let's say the husband is no longer there, you know, then the wife used to step up and say I will go and earn. या वाइफ नहीं रही तो हस्बैंड वुड लर्न टू कुक। तो वो एक्सेप्शंस होती थी और वो मिलती थी, बहुत सारे आपको मिल जाएंगी। व्हेन दैट टिपिकली इन बिग मिड रेंज बिजनेस फैमिलीज यू विल फाइंड कि when the husband suddenly goes away, the woman steps up and takes over the business and she runs it sometimes even better than him. Right. We have this example of Malvika Reddy of Cafe Coffee Day. Exactly, मेरे दिमाग में यही है ना? I have seen it in my own family, you know. So जब ज़रूरत होती है, they used to stand up. But normal circumstances में you lead a good life where both of you enjoy, and both of you have something different to tell each other at the end of the day. You know, otherwise you're talking about the same office, same people, same stress. You never cut off from that. So ये था, आई थिंक ये हमको थोड़ा सोचना चाहिए। सेकंड, आई आल्सो थिंक कि इन लास्ट 1 or 2 generations, uh, in the process of telling our daughters that it's your right, we've forgotten to tell them about their responsibilities. So true. So it's all about my right now. My responsibilities don't even talk about it. Right. Nothing is my responsibility. And now you are seeking everything. In fact, आपको बस चाहिए, हर चीज आपको चाहिए। हाँ, so it's my right. It's my right. But what is my responsibility? I cannot have a right without responsibility. Right. So true. But यहाँ थोड़ा सा मैं कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहूंगी मैम। जैसे अब इतने सारे जो अभी फैमिलीज हैं, बहुत सारे जगह देखा गया है कि फीमेल के साथ बहुत अत्याचार हुआ है। अब वो आप वायलेंस ले लीजिए या घर पे ही हाउस में भी बहुत सारे आप देखते होंगे कि हस्बैंड इल ट्रीट कर रहा है।
तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही तो महिलाओं ने ये सोचा कि अब हमें भी एक स्टेप उठाना चाहिए और हमें भी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। So, if I can put it in this way, I'm not an expert on this, राइट। first of हाँ, all. हाँ, नहीं। So, एक पेंडुलम इधर था हुँ, कि महिलाओं पे अत्याचार हो रहा था, हुँ, जो शायद 1-2 जनरेशन पहले बहुत बड़ा सच था, हुँ, आज उतना बड़ा सच ऑनेस्टली नहीं है। हुँ, अब ये पेंडुलम हमने इधर शिफ्ट कर दिया है हुँ, कि अब महिलाएँ अत्याचार करने लगी हैं या महिलाओं की वजह से पुरुष त्रासित हैं। तो हमें ये पेंडुलम के बीच में वी नीड अ बैलेंस। वी कांट कीप मूविंग फ्रॉम वन कि पहले वो अत्याचार कर रहे थे, अब हम अत्याचार कर रहे हैं। अब वो फिर किसी दिन फिर इधर आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा। वी हैव हुँ, टू से दैट व्हेन अ क्राइम इज़ कमिटेड, इट इज़ अ क्राइम, whether it's हुँ, committed by a female or a male, and हुँ, that crime must be treated on the value of that crime, हुँ। जो भी उसका है, एंड पनिशमेंट्स मिलने चाहिए सबको। वही पनिशमेंट नहीं हाँ, मिलने सो से ही प्रॉब्लम हो पनिशमेंट रहा है। ना मिलना इज़ द बिगेस्ट रीज़न दैट पीपल डू एनी काइंड ऑफ क्राइम। हुँ। तो यू आप नो कहना चाह रही हैं कि इसीलिए क्राइम अगेंस्ट मेन अभी बढ़ता जा रहा है, इज़ ऑन राइज़ क्योंकि पनिशमेंट्स नहीं हो रहे हैं। आई एम सेइंग दोनों, कोई भी क्राइम, इवन ओके। अ नॉन जेंडर क्राइम, हुँ, हुँ, करप्शन, हुँ, बिकॉज़ एवरीबॉडी नोज़ कि हम कोई पकड़ा नहीं जाएगा, जब हुँ, पकड़े गए तो बाय द टाइम द डिसीज़न कम्स विल बी गॉन, तो हम कर सकते हैं। हुँ, Either way, whether a male uh, is the criminal, or female is the criminal, they should be treated on par and with speed. Where the cases हुँ, where you have like ample evidence to uh, you know prosecute somebody, please go ahead and do them. Create examples ki you cannot get away with this kind of crime in this country. हुँ। आप अगर ये सोचिए, आप सबसे हुँ, हुँ, सबसे घिनौना क्राइम रेप है। तो उसके अगर ट्रायल्स में हमें सालों लगते हैं, जबकि सारा एविडेंस है, सब कुछ है, तो व्हाट डिटर्स अ रेपिस्ट? नथिंग। हुँ। अभी जो आपने अगर रीसेंट केस सुना होगा कि एक 13 इयर्स की राजस्थान की जो लड़की थी, जिसके साथ 32 मेन ने हम्म, किया। तो खैर बोल रहे हैं कि बहुत लोग अरेस्ट हो गए, 27 टू 30 अरेस्ट हो गए। बट स्टिल मतलब हमारी मोरालिटी कहाँ जाती जा रही है? उसने बस एक ऑटो रिक्शा वाले से हेल्प माँगा था कि मैं भूल गई हूँ मेरा घर और व्हाट ही डिड। तो ये मोरालिटी हमारा क्यों खोता जा रहा है? आई थिंक हमें ना क्राइम के एनालिसिस की जरूरत है कि कौन लोग ये कर रहे हैं, क्योंकि आप हम जिन लोगों को जानते हैं वो तो नहीं कर रहे हैं, राइट। राइट? तो हम अगर ये बोल दें कि ऑल मेन आर क्रिमिनल, हुँ, हम भी तो, वी हैव ब्रदर्स, फादर्स, हस्बैंड्स, सन्स, एंड दे वी आर नॉट इन दैट कैटेगरी, मोस्ट ऑफ अस, राइट। राइट? सो हमें कहीं न कहीं, अब तो इतने सारे सॉफ्टवेयर, इतना सब कुछ अवेलेबल है टेक्निकली, कि वी नीड टू एनालाइज़ इफ व्हाट हू आर दीज़ पीपल हू आर डूइंग दिस क्राइम, राइट। यू जैसे नो? मेरी आपसे जब बात हुई थी फ़ोन पे और मैंने आपसे ये सिया के केस के बारे में बोला था, तो आपने बोला कि एग्ज़ैक्टली सिमिलर केस 30 इयर्स बैक बैंगलोर में भी बैंगलोर हुआ में था हुआ एंड था। आई सर्च्ड फॉर दैट हुँ, और एकदम एग्ज़ैक्ट सेम था। तो उसमें भी उसने अपने फियांसे को मारा था अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके और उनको जेल हुआ था। तो पता नहीं अभी सिया के केस में तो अभी चल रहा है ट्रायल। तो आपने बोला था कि दे आर साइकोपैथ। दे आर साइकोपैथ। सो आपको ऐसा क्यों लगा कि दे आर साइकोपैथ? See, one, they come from normal families like ours. राइट। Okay, they have a very, what I say, they don't even have a reaन to kill somebody. And I'm saying, my question, which I'm not able to solve in my head, is that you have the courage to kill somebody so young, and somebody's son, somebody's grandson, somebody's brother, but you don't have the courage to say no to a marriage. I can't reconcile in my head. That हुँ, uh, if I can gather enough courage to kill another human being, हुँ, irrespective of who that human being is, and हुँ, in that case, it doesn't look like he did anything wrong with her. हुँ, To be engaged to somebody is not a crime. राइट। How do you not have the courage to say no to a marriage? हुँ,
इसी नो से मुझे याद आया कि अभी मैंने अ, उनका सुधीर चौधरी का डीएनए डीएनए नहीं, अब तो वो दूरदर्शन पे है। उनसे वो चेतन भगत से बात कर रहे थे। चेतन भगत ने एक उसपे आपने भी रिप्लाई दिया है। तो चेतन भगत ने ये बोला था कि क्योंकि पेरेंट्स इतना सप्रेस करते हैं बच्चों को, तो बच्चे ना नहीं बोल पाते और वो उन पे डिपेंडेंट हैं, फैमिली बिज़नेस वाले जितने भी हैं, वो बच्चे अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हैं अपने फाइनेंसेस के लिए और फॉर व्हाटएवर प्रॉपर्टी एंड एवरीथिंग, सो वो इसलिए ना नहीं बोल पाते। देखिए, अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं और आपके पेरेंट्स एग्री नहीं करते, आप अपने पेरेंट्स का सब कुछ छोड़ के यू कैन स्टेप आउट एंड बी एंड क्रिएट योर ओन लाइफ द वे यू राइट, वांट। एंड देयर आर एम्पल ऑफ अस हू हैव डन दैट, राइट। एम्पल ऑफ अस। ओके, सो ये लॉजिक चेतन भगत का बिल्कुल फ्लॉड है। हुँ, दूसरा, अगर मेरे पिताजी का बिजनेस मैं संभालती हूँ, देन माय फादर इज आल्सो माय बॉस। हुँ, आप बॉस की सब बात सुनते हो ना, फादर की नहीं सुनोगे। ही हैज हुँ, a lifetime of experience of running that business. हुँ, Very simple. You want to inherit my wealth, you'll have to listen to me. Why not? And why not? Because parents are the last people who will think wrong about you, na? हुँ, You may have a difference of opinion with them. हुँ, Generation gap हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा। हुँ, लेकिन ये जो एक इंडियन पेरेंट्स को अ, गलत पेंट करने का जो एक पीआर चल रहा है, दैट आई डोंट एग्री विद। मोस्ट हुँ, पीपल से कि इंडियन पेरेंट्स आपको प्रेशर में डालते हैं, ये करते हैं। अब मुझे ये बताइए कि इंडियन पेरेंट्स ही हैं, आप 40 साल के हो जाइए, अगर आपके पास खाने को नहीं है, खाना भी देंगे, छत नहीं है, छत भी देंगे। हुँ, कंपेयर टू अ पर्सन अदर पेरेंट्स जो 18 साल में बोल देंगे, निकल जाओ मेरे घर से, घर आके खाना खा रहे हो तो कंट्रीब्यूट करो। ट्रू, मैं आपको बताती हूँ, आज से 25 साल पुरानी बात है। मैं यूके में एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी और जब हम वहाँ से छोड़ के आ रहे थे तो एक बैंक के लिए सब जगह एड्रेस देना होता है। हमने डिफ़ॉल्ट अपने पेरेंट्स का एड्रेस दे दिया। तो एक मेरे कलीग थे जो मेरे पेरेंट्स के ऐज के थे, उनके बच्चे मेरे ऐज के थे। तो उन्होंने बोला, "योर पेरेंट्स विल नो हाउ मच यू अर्न।" "एनीवे नो।" हुँ, So he said, "They might ask you for this money." I said, "They can take it all. If they हुँ, want it, they can take it all. I mean, there is no question about it." हमारे मन में आता ही नहीं है। राइट, फिर मैं वहाँ से आने के बाद 15 दिन अपने पेरेंट्स के पास रह के फिर बैंगलोर आके रीजॉइन करने वाली थी। तो मैं उनसे बात कर रही थी कि मैं 15 दिन दिल्ली में अपने पेरेंट्स के साथ रहूँगी। तो उन्होंने बोला, "तो 15 दिन तुम उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल शेयर करोगी, विल यू कंट्रीब्यूट टू द ग्रोसरी ये वो?" I said, "If I say this, I'll get one tight slap. And any Indian knows you'll get it. You can't even think about it." हुँ, हम तो we walk into each other's house and uh, I mean, we don't discuss these things, राइट, right? तो ये कितना बड़ा क्वेश्चन है हमारे पास। सो ट्रू, और मैं बोलती हूँ कि इसी को उल्टा करके बोलो कि इंडियन चिल्ड्रन हैव दैट क्वेश्चन टू गो आउट एंड एक्सपेरिमेंट एंड डू व्हाटएवर दे डू। ठीक है, तुम्हारी हुँ, माँ 4 गाली देगी, सुन लो ना, घर से बाहर हुँ, तो फिर भी नहीं निकालेगी, हुँ, खाना फिर भी तुमको देगी। हुँ, जो सो ट्रू, जो चेतन भगत एंड हिज काइंड्स आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे इंडियन पेरेंट्स एज़ कि ये प्रेशर है, वो सब प्रेशर निकाल दो, तो फिर इनहेरिटेंस भी नहीं मिलती ना वहाँ पर, हुँ, जो तुम्हारा इतना बड़ा कुशन है। हुँ, इंडियन पेरेंट्स कुछ भी करें, छोड़ के तुम्हारे पास ही जाएँगे, इन मोस्ट केसेस। राइट, तो आप चाहते क्या हो कि आपकी तो पेरेंट्स की अगेन द सेम थिंग कि पेरेंट्स की हर चीज़ पे मेरा राइट तो हो, लेकिन मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना राइट, ओके, नाउ आई गॉट इट। मतलब हम फेल हो रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाने में। समझाने। ओके, And lot of paid PR हुँ, is हुँ, actually trying to kill our families, break our सो ट्रू families मैम, by pitching husbands against wives, by हुँ, pitching parents against children, by pitching in-laws against son-in-laws or daughter-in-laws. I'm not saying we are perfect. I'm not saying कि हमारे यहाँ कोई झगड़े नहीं होते हैं, हुँ, सब होते हैं। लेकिन हमारा जो एक कुशन था फैमिली, हुँ, क्योंकि आप फैमिली का कुशन निकाल दोगे तो एवरीथिंग बिकम्स अ कमोडिटी। राइट, सो ट्रू, Women stepped out of the kitchen,
तो the whole food economy has come up. When we were growing up, food economy meant एक कॉर्नर पे समोसे वाला, एक हम नॉर्थ इंडिया में रहते थे तो एक डोसे वाला, उतना ही होता था, बहुत कम रेस्टोरेंट्स थे, है ना? ये सारी इकोनॉमी इसलिए है बिकॉज women have gone to the workforce. The whole cosmetic industry, the whole garment industry is running because you have, they say empowered, but I'm saying you have created, you're making them earn so that they can spend on you. और ये मैंने बहुत सारे घर में देखा है कि हस्बैंड का मनी तो वो घर के खर्च में जाएगा, लेकिन फीमेल अगर अर्न कर रही है तो वो मनी वो उसका अपना है। खैर वो सबका अपना 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 है। मैक्सिमम मैं देखा, मतलब मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, नहीं वो तो मेरा पैसा है ना, तो मैंने बोली कैसे, मतलब एग्जैक्टली कंट्रीब्यूशन तो दोनों का होना चाहिए ना। इट गोज बैक टू द सेम थिंग, राइट्स आर माइन, रिस्पांसिबिलिटीज आर योर्स। तो ये कैसे हम ला सकते हैं? बैलेंस दोनों में लाना पड़ेगा, राइट, इक्वल, यू हैव टू हैव इक्वल राइट एंड रिस्पांसिबिलिटीज, राइट? अगर मेरे को सड़क चाहिए, सड़क यूज करने का राइट है, तो उसको क्लीन रखने की रिस्पांसिबिलिटी है। अगर मुझे तुम्हारे पैसे पे पूरा अपना अधिकार रखना है, तो उस पैसे के उसमें कुछ रिस्पांसिबिलिटीज मुझे शोल्डर करनी होंगी। राइट, सो ट्रू। इवन बिटवीन चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स इट्स द सेम डिवाइड, कि माँ बाप का सब चाहिए, उनकी गुडविल चाहिए, उनका इनहेरिटेंस चाहिए, उनका घर चाहिए, सब चाहिए। आपको क्या लगता है ये बच्चे जो मिसबिहेव कर रहे हैं या जो इतने बड़े बड़े क्राइम कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स ने उनको किसी चीज की कमी रखी थी? नहीं, या ओवर इंडल्जेंस थी, विच कुड बी अ बिगर क्राइम हेयर? राइट। तो पेरेंट्स की तरफ हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन पेरेंट्स हमारे को सब दे दें, पैसा भी दे दें, इंडिपेंडेंस भी दे दें। जबकि पेरेंट ये जज कर सकता है कि आपको ये दे दिया 19, 20, 21 साल की उम्र में, आप में संभालने की क्षमता है या नहीं। ये पेरेंट्स से अच्छा कौन जज कर सकता है? नहीं, और आप अक्सर देखेंगे जहाँ मल्टीपल बच्चे होते हैं, पेरेंट्स को भी एक अंदाजा होता है कि कौन संभालेगा, कौन नहीं संभालेगा। सो ट्रू। हम उनकी जजमेंट को मिस जज करके बोल रहे हैं सब बिजनेस फैमिलीज में ऐसा होता है। अरे बिजनेस फैमिलीज ही बिजनेसेस भी चला रही हैं, इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही हैं, और उनको पैसा संभालना आता है, और तुम्हें नहीं आता तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। राइट, सही बात है। जैसे कि अभी इतना नेपोटिज्म हुआ, तो पहले तो राजा महाराजा के भी बहुत सारे बच्चे होते थे, लेकिन राज तो एक को मिलता था जो ज़्यादा कैपेबल होता था। तो सेम गोज़ फॉर एवरीथिंग, अगर आप में कैपेबिलिटी नहीं है, तो वो चीज़ आपको नहीं मिलनी चाहिए। दूसरा, नेपोटिज्म मतलब कुछ कॉन्टेक्स्ट, अब एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस गलत प्रिविलेजेस मिल जाते हैं, वो गलत है। राइट, कि आप मंत्री के बेटे हैं तो आपका एयरपोर्ट पे चेकिंग नहीं होगा, वो गलत है। लेकिन आप ये सोचिए कि जो एक मंत्री के घर में पला बढ़ा है, उसने वो एक उसकी एजुकेशन जो हुई है एनवायरनमेंट से, वो आप किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा सकते। और स्पेशली जब ये आर्टिसंस पे आती है, जितने हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट्स थे, वो अगर आप बचपन से नहीं सीखते हैं, कोई स्कूल कॉलेज, किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ने एक मास्टर आर्टिसन क्रिएट किया हो तो बताइए? नहीं, सब परंपरा से आते हैं, ठीक है? इसीलिए कम होते जा रहे हैं अभी। जी, होते जा रहे हैं क्योंकि क्योंकि, और उसमें knowledge उतनी नहीं कर साधना, रहा वो और चीज़। दूसरा उन चीजों में उतनी साधना चाहिए कि आप उठे तो आपको, अगर आप वीवर हैं, उठे तो आप वो खड्डी के शोर के साथ उठे, और आप बैठ जाएं किसी दिन अपने पिता के खड्डी पे कि ये मैं बनाऊंगा। तो जो आपकी सिखा, या आपको डाई कैसे बनाना है, या आपको पैटर्न्स कैसे बनाने हैं, जब आप वो सीखते हैं एनवायरनमेंट से जो पिक करते हैं, वो नहीं कोई और कर सकता, कोई स्कूल कॉलेज नहीं सिखा सकता। इसी पे अभी हम बात कर रहे थे, जैसे कि हम साड़ी खरीद रहे हैं, हमें हर चीज़ सस्ती चाहिए, क्योंकि जो ओरिजिनल है वो तो महँगी आएगी, लेकिन हमें ज़्यादा चाहिए। ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे पॉडकास्ट के जस्ट पहले। तो मैम, हमें इसका एक डायरेक्शन दीजिए कि विमेन आजकल क्या करें? क्योंकि आजकल बहुत कॉम्पिटिशन है, एक साड़ी दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि इन्फ्लुएंसर बता रहे हैं ना, हाँ, वो लेकिन नहीं कर रहे हैं। इन्फ्लुएंसर तो ना साड़ी पैसे देके खरीद रहा है, उसे तो वो साड़ी पहन के बात करने के पैसे मिल रहे हैं। आपको ये बात समझनी होगी
ये जो जिसको हम देवी की माया जाल बोलते हैं ना, वो इन्फ्लुएंसर्स की जो दुनिया है वो बहुत अलग है, आप जानती हैं। राइट। आपको भी साड़ी के ब्रांड्स अप्रोच करते होंगे कि आप हमारी साड़ी पहन के पॉडकास्ट रिकॉर्ड कीजिए और नीचे लिख दीजिए कि साड़ी इनकी राइट। है, ठीक है। अब मेरे पास कभी कभी आते हैं, ज्यादा तो नहीं, कभी कभी आते हैं, मैं उनको बोलती हूँ कि मैं प्योर सिल्क या प्योर कॉटन पहनती हूँ, तो मुझे उत्तर मिलता है हाँ कॉटन जैसा ही दिखता है या सिल्क जैसा दिखता है। तो सो बोला ट्रू। जैसा नहीं, मुझे वो चाहिए, मुझे दिखाने के लिए नहीं चाहिए, मुझे अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए चाहिए। कॉटन और सिल्क दो नेचुरल फाइबर्स हैं, थोड़ा बहुत बनाना फाइबर इनको बोल सकते हैं, लोटस स्टेम फाइबर, ये नेचुरल फाइबर्स हैं। सिल्क आप रखिए सर्दियों के लिए या ओकेशंस के लिए, डेली में प्योर कॉटन पहनिए, हो सके तो राइट। वेजिटेबल डाइज वाली। यू विल बी सरप्राइज टू नो, और मुझे भी एक प्रोजेक्ट करते हुए ये पता चला था कि जो चीप डाइज हैं दे आर कार्सिनोजेनिक, राइट। और वो सस्ते कपड़ों में धड़ल्ले से यूज होते हैं। और भारत में तो उतनी लेबोरेटरीज भी नहीं है कि आप जाके उनको टेस्ट करवा पाएं। लॉ है, लीगली वो नहीं यूज होने चाहिए। अगेन हमारा लीगल सिस्टम तो खाने की एडल्ट्रेशन नहीं पकड़ पा रहा, कपड़े तो अभी बहुत दूर की बात है। लेकिन अगर हम एज कंज्यूमर्स जागरूक हो जाएं और हम डिमांड करें कि हम तो प्योर कॉटन ही पहनेंगे, तो सामने वाले के पास कोई विकल्प नहीं बचता है। लेकिन हमें सबको इकट्ठे होके कहना पड़ेगा। वही वही प्रॉब्लम है मैम। देखिए अभी लिपस्टिक चाहिए तो भाई हम्म। 100 रुपए के अंदर आ, तो उसमें लेड रहेगा। अगर आप नेचुरल में जितना जाओगे तो वो आपको महंगे मिलेंगे। मैं तो बहुत लोगों को बोलती हूँ आई डोंट ओन अ लिपस्टिक, मेरे पास एक हम्म। भी लिपस्टिक नहीं है, राइट। और मेरे जीवन पे, करियर पे उसका शून्य असर है। हम्म। तो आपको अगर लगता है कि लिपस्टिक के बिना तो आपका कुछ नहीं हो सकता, अ, मुझे ऐसा नहीं लगता। ठीक है, श्रृंगार हमारे जीवन का एक पार्ट है, राइट। लेकिन उसमें कुछ भी गलत लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और हम्म। अभी तो मैं देखती हूँ बहुत से इन्फ्लुएंसर आपको बीट रूट से सिंपल लिपस्टिक्स बनाने की विधि बता देते हैं, राइट। है ना? बना लीजिए। आपको क्यों वैसे शेड्स चाहिए जो सामने वाले को पता भी नहीं चलता कि आपने ये शेड लगाया है या वो शेड लगाया है। हम्म। वो आप अपनी ही आ, एक आत्म अनुभूति के लिए आप सब करते जाते हैं। राइट। नहीं, ये इस माया जाल से निकलना बहुत आवश्यक है कि सादगी जीवन में आए, कंजम्पशन कम हो, हम वेस्ट कम जनरेट करें। बहुत ज़्यादा वेस्ट जनरेट करते हैं, कभी-कभी मैं देखती हूँ 2 बिस्किट के पैकेट, उसपे 5 कवर होते हैं, और वो जिस बैग में आया होता है और जिस पे बाइक से वो आया होता है, अगर आप अपना कार्बन फुटप्रिंट काउंट करें तो इट्स अ ह्यूज कार्बन फुटप्रिंट। राइट। छोटी-छोटी चीज़ें करें, जैसे मेरे घर में अब पॉली बैग्स आते ही हैं, प्लास्टिक के हम्म। बैग्स। तो मैं जब खूब सारे इकट्ठे हो जाते हैं, भर के अपने पास वाले वेजिटेबल वेंडर को, फल वाले को दे देती हूँ। वो भी खुश होके लेते हैं, उनके 150 रुपए बच जाते हैं, और वो उतने नए बैग्स सर्कुलेशन में आने से कम हो गए, वाह। और वो कचरे में नहीं जाते हैं, क्योंकि 80-90% बैग्स आर क्लीन। राइट। आप उनको इकट्ठे करके पास वाले उसको दे दीजिए, एक राउंड और आएगा, उतना आपका कार्बन फुटप्रिंट कम हो गया, उतना लैंडफिल में नहीं गया। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनसे हम अपना जीवन भी सुधार सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट द कॉस्ट इज़ कन्वीनियंस। जो चीज़ मुझे आज सबसे ज़्यादा तंग करती है, मैं कभी भी अच्छे मिडल क्लास घरों में, जिनमें अच्छा सुंदर-सा घर है, 2-4 नौकर भी हैं, सब कुछ है, आप जाइए तो आपको पानी वो पेपर कप में दे देते हैं, या चाय पेपर कप में दे देते हैं। पेपर कप भी प्लास्टिक है ना? राइट। और आप इतना वेस्ट इकट्ठा कर रहे हैं जस्ट बिकॉज़ कन्वीनियंस है कि किसी को 2 कप नहीं धोने पड़ेंगे। बच्चों के बर्थडे पार्टीज़ में चले जाइए, सब के सब, क्यों? आइदर द गवर्नमेंट शुड मेक देम सो कॉस्टली कि लोग नहीं लें, और अगेन यू नो बिकॉज़ वुमेन हैव कम आउट ऑफ इट, वुमेन वर द कस्टोडियंस ऑफ नेचर आल्सो। राइट। अगर आप आज भी बहुत पुराने गाँव में जाएँगे तो ऐसे घर हैं जिनमें कचरा ज़ीरो निकलता है। जो फल सब्जी का जो भी बचा वो गाय आके खा जाती है, बाकी सब होता ही नहीं है, राइट। और कुछ होता ही नहीं है। और मतलब ये पेपर, ये वो पेपर कचरे वाला ले जाता है एंड ऑफ द मंथ, पेपर न्यूज़पेपर के साथ, प्लास्टिक वेस्ट होता नहीं है। वही हमारे घर में पेट के नाम पे गाय थी।
हुँ, और जितना भी छिलका और ये सब आता था ग्रीन वेजिटेबल बोलते उसको खिलाते थे। हुँ, फिर आपको जो गोबर मिल रहा है उससे घर के बाहर लीपा जाता था। अभी भी मुझे याद है हुँ। कि और ये बहुत पुरानी बात नहीं कर रही हूँ मैं, आज से 10, 15, 20 साल पहले की बात कर रही हूँ, जो हमेशा ये होता था। हमारे घर पे गाय थी। अब मेरे बच्चे बोलते हैं मम्मी डॉग रखेंगे। मैं बोली उसे सँभालेगा कौन? उससे अच्छा हम लोग छोटी-सी गाय रख लेते हैं। तो हुँ। वो बोलते नहीं, नहीं मम्मी गाय को नहीं चाहिए। हमने तुम नहीं जानते हो क्योंकि मुझे ये लगता है ना, ये सब मार्केट किया हुआ है। गाय भी उतना ही प्यार करती है आपको, वो भी एक प्यारी पेट है, लेकिन उसको आप पेट की तरह नहीं देख रहे हैं। जबकि पहले आप अभी भी हम कोई भी गाँव विज़िट करें, हर एक के घर में 1 गाय तो ज़रूर होती है। ज़्यादा दूर नहीं, मैं अभी यहीं रामनगर के पास एक मंदिर है देवी की, वहाँ गई थी। तो वो जो 20 किलोमीटर था वो पूरा गाँव था, वो बहुत ज़्यादा अभी भी डेवलप नहीं हुआ है वो जगह। मैं और मेरे हस्बैंड यही गौर कर रहे थे कि हर किसी के घर में 1 गाय है और ना वहाँ दैट इज़ लोकल प्लास्टिक वेस्ट इकोनॉमी, था। दैट इज़ लोकल इकोनॉमी। राइट। हम जो दूध आप कंज़्यूम कर रहे हैं प्लास्टिक के पैकेट में आता है, फिर वो प्लास्टिक फिर जाता है लैंडफ़िल में। हुँ, तो ये वो पूरी लोकल इकोनॉमी थी कि वो आता था स्टील के या एल्यूमीनियम के डब्बे में आपके घर में जितना चाहिए दे के जाएगा या आप अपने हुँ, घर में निकालेंगे। तो कहीं न कहीं जो अ, हम लोग जो वर्कफ़ोर्स में चले गए, तो ये जो हमारे लिए कन्वीनियंस इम्पोर्टेंट हो गई। हुँ, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं लास्ट मिनट पे मैं एक नमक का पैकेट या एक 4 टमाटर ऑर्डर कर रही हूँ, तो कोई इतना आएगा, उसके साथ इतना सा वेस्ट आएगा, वो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज़ आई कैन अफ़ोर्ड इट। यू कैन हुँ, अफ़ोर्ड इट फॉर श्योर, दैट्स व्हाई यू आर अफ़ोर्डिंग इट, बट द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ दैट इज़ ह्यूज। राइट। आप अभी भी 1-2 जनरेशन पुरानी अगर वुमेन को देखेंगी, वो 80 साल की भी हो जाएँगी ना, वो कोई पुरानी चीज़ को लेके पैच अप करके कुछ बना देंगी उसका। रीयूज़ हम लोग तो रीयूज़, रीसाइकिल के चैंपियंस थे, हमारे सिस्टम में इनबिल्ट था। मैंने अपनी दादी को देखा था, वो पुराने कपड़ों का पतला-पतला पट्टी काट के ना फिर उनको अ, वो स्वेटर बुनने वाले से बुन के और वो पे मैट मैट बन बनाती थी। जाती थी, हम स्कूल में बनाते थे। वो सारे मैट घर पे वैसे ही रहते थे, कोई बाहर से नहीं खरीदता। हाँ, राइट। ठीक है और फिर वो कॉटन है तो बन जाता है, हुँ, सिंथेटिक का बना ही नहीं सकते। हाँ, पुराने कपड़े वो गुदड़ी सिल जाते थे। हाँ, बहुत चीज़ें होती थी जो कि और आपको इतने ज़्यादा की आवश्यकता ही नहीं होती थी। हमारे पास कपड़े भी कम होते थे। कम नहीं होते थे, जितने चाहिए होते थे उतने ही उतने होते थे, होते थे, राइट। है ना? आजकल एक्सेस हो गए हैं। ओवरफ्लोइंग आपकी वार्डरोब नहीं होती थी। अब आप हुँ, एक कपड़ा साल में 1 बार पहनती हैं, सो ट्रू। स्पेशली साड़ियाँ। बस हमें थोड़ा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं हुँ, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। हमें शायद थोड़ा-सा ये डिजिटल वर्ल्ड से बाहर अगर आ जाएँगे तो हमें कॉन्शियसनेस आते जाए। हम वो कंपेयर करके कंपैरिज़न आई थिंक इज़ द मेन डेविल। नहीं, द कंज्यूमरिज़्म इज़ बीइंग पुश्ड अपॉन अस कि अच्छा हुँ, तुम्हारे पास फलाँ साड़ी नहीं है, फलाँ साड़ी नहीं है, ये साड़ी नहीं है। आई नो वुमेन जिन्होंने मतलब उन्होंने नाम सुन लिया अगर साड़ी का तो उनको चाहिए, कि ये तो मेरे पास नहीं है कलेक्शन में। उसके बाद उनसे पूछो तुम पहनती कब हो साड़ी? वो तो मैं शादी टू शादी पहनती हूँ। ऐसा भी नहीं है कि रोज़ पहनती हैं या वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो पहन सकती हैं रोज़ साड़ी। सिर्फ़ शादी टू शादी पहनते हैं और मैंने बोला कॉटन कहाँ पहनूँगी शादी में? नहीं कॉटन्स तो ऐसे ही बस अच्छी लगी लेके रख ली। हुँ, मेरे सोसाइटी में कभी किसी ने हल्दी-कुमकुम के इवेंट पे बहुत सारी महिलाओं को बुलाया और उन्होंने बोला कॉटन की साड़ी पहन के आइए। बिलीव मी सिर्फ़ मैं पहन के गई थी कॉटन की साड़ी, बाकी सबने बोला हमारे पास कॉटन नहीं है। हुँ, तो ये एक और ये बेसिक कॉन्शियसनेस हमें चाहिए कि हमें जितना चाहिए आप कंफर्टेबली रहिए, आप लग्ज़री में रहिए, आप अच्छे से रहिए। लेकिन जो आप यूज़ कर रहे हैं, जो आप ले रहे हैं उसका एन्जॉय कीजिए, उसको लेके सँभाल के मत रख दीजिए। ओके। तो मुझे एक चीज़ समझ में आया, जैसे-जैसे विमेन अपना फेमिनिज़्म खोती जा रही हैं, अपना फेमिनिटी नर्चर फेमिनिटी खोती जा रही हैं, जो अपने नर्चर करने का एक जो बेसिक नेचर था वो खोती जा रही हैं, तो हम नेचर से भी अलग होते जा मतलब बिल्कुल, पूरा नेचर एक से लूप दूर होते बनता जा जा रहा है। नेचर से दूर होते जा रहे हैं और हुँ, तभी हमारे में जो सौम्यता थी वो कम होती जा रही है।
जो हमारी स्ट्रेंथ वाज नॉट फिजिकल पावर, our strength was our grace and our our gentleness. We had the power to कोई थक हार के आया है तो उसको शांत करने की पावर हमने थी। कोई दुखी है उसको सुखी करने की पावर हमने थी। और ये शायद बहुत लोगों को बहुत किताबी बात लगेगी, बट ऐसा था। अगर आप आज से 2 जनरेशन पहले की वुमेन को स्टडी करेंगे, वी हैड दैट पावर। टुडे वी हैव नो टाइम एंड हेंस नो पावर टू डू दिस। इवन व्हेन वी वांट टू डू, आई मीन लॉट ऑफ टाइम यू से अरे यार मेरी फ्रेंड ना बहुत दुखी है, आई शुड स्पेंड मोर टाइम विद हर, आई शुड कंसोल हर, बट आई हैव नो टाइम टू बी विद हर। और forget about me having, she has no time to spend. तो बेसिक अगर मैं इसको सबको निचोड़ सकती हूँ, तो हमें ये याद रखना है कि जीवन एंजॉय करने के लिए, आनंद के लिए है, सुख के लिए है। तो मेक श्योर दैट यू आर एंजॉइंग राइट नाउ वॉट एवर यू हैव। कल हो ना हो किसको पता। राइट, मुझे इससे ये याद आया जो 2013 में शायद केदारनाथ में जो प्रॉब्लम हुआ था, वहां बोले थे मेन रीजन था क्योंकि उनकी शक्ति को थोड़ा दूर कर दिया था। तो ये एक उन्होंने बोला था कि इसकी वजह से हुआ। तो क्या हम जो सारे फीमेल अपनी शक्ति को अपने से दूर करते जा रहे हैं, तो वी आर फॉरगेटिंग अबाउट आवर शक्ति। आई होप वो शक्ति अभी भी हमारे अंदर है, लेकिन हम उसको वी आर ट्राइंग टू से नहीं है, हम उससे दूर होने की कोशिश कर रहे हैं, हम भूल रहे हैं। आई एम ट्राइंग टू बी मोर मैनली, आई एम ट्राइंग टू कम्पीट विद मेन, सो मेरे को अपनी फेमिनिटी तो दबानी पड़ेगी ना, जबकि वही मेरी स्ट्रेंथ है, वही मेरी सुपर पावर है, और उसको हम कमजोरी समझने लगे। अभी हमने इतना डिस्कस किया कि हम अपनी ही बेसिक तत्व से दूर होते जा रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द फीमेल। शायद हमें सही डायरेक्शन दिखाने वाला कोई नहीं है, हमें गलत जगह से ज्ञान प्राप्त हो रहा है। आप बहुत सारे वर्कशॉप करती हैं, क्या आप ये बता सकती हैं कि जो भी अभी देख रहे हैं हमारे व्यूअर्स, वो आपसे कैसे जुड़ सकते हैं या आपका वर्कशॉप कैसे अटेंड कर सकते हैं? तो मेरे वर्कशॉप्स मैं सोशल मीडिया पे अनाउंस करती हूँ, अनुराधा गोयल, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे, दोनों पे हूँ मैं। जहाँ भी यूट्यूब पे इन डिटेल्स मेरा चैनल है, तो आप कहीं पर भी जब भी हम वर्कशॉप अनाउंस करते हैं तो इन सब चैनल्स पे अनाउंस करते हैं। और मैं प्राइमरीली शक्ति टेक्स्ट पे करती हूँ, और बहुत फीमेल्स ज़्यादा अटेंड करती हैं। एंड अटेंड करने के बाद सबको ये लगता है कि हाँ, हम अपने तत्व से जुड़े, जो हमारा जो मूल प्रकृति है हमारी, जो हमारा मूल स्वभाव है, उससे जुड़े। और अगर आपको लगता है कि ये गोइंग बैक होगा या रिग्रेसिव होगा, तो ऐसा नहीं है। आप उसको अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी वैसे ही अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दुर्गा सप्तशती में महिषासुर का जब वध का वर्णन आता है मध्यम चरित में, तो देवी जो दुर्गा बनती हैं, वो सारे देवताओं की कंबाइंड शक्ति से बनती हैं। तो हमें पता चलता है कि कभी कभी हमारी अकेले की शक्ति इनफ नहीं होती, हमें जितनी हमारे पास शक्तियाँ हों उनको इकट्ठा करके एक बड़े शत्रु को जीतना होता है। जबकि दूसरे चरित्र में देवी कुछ नहीं करती हैं, वो विष्णु जी को सिर्फ इनेबल करती हैं कि तुम जाके लड़ो मधुकैटभ से। तो कभी कभी हमें हर फाइट हमें खुद नहीं लड़नी है, कभी कभी हमें किसी दूसरे को इनेबल करना होता है, उससे शक्ति देनी होती है कि तुम जाके लड़ो या तुम ये काम संभाल लो। ठीक है, तो जिसको आज की मॉडर्न मैनेजमेंट भाषा में डेलीगेशन बोलते हैं। ठीक है, और किसी को बोलते हैं कि हम पुट ऑल योर वेपन्स इन अ बास्केट एंड देन डू, दैट इज महिषासुर। ऐसे ही तीसरे चरित्र में आता है कि कैसे यू मल्टीप्लाई योरसेल्फ, कैसे आप एवरी वुमेन टुडे फील्स कि हम मेरे 8 हाथ होते या मेरे दिन में 48 घंटे होते, ईच वन ऑफ अस फील दैट, राइट, वी आर ऑलवेज रनिंग। तो उसमें ये समझ में आता है कि नहीं, यू डेलीकेट, यू फॉर्म ए सर्कल, you form a circle of yoginis who will help you do these things. किसी दिन आप मेरी योगिनी बनेंगी, किसी दिन मैं आपकी योगिनी बनूंगी, लेकिन हम अपने काम को डिवाइड करके करें।
तो ये बहुत सारे लेसन्स हैं जिसमें हमें लाइफ लेसन्स मिलते हैं कि हमें कैसे उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपनी लाइफ को सिंपल और आनंदमयी बनाना है। अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इज सच्चित आनंद, कि हमें सत्य की खोज करनी है, हमें अपने चित्त के अंदर जाना है और हमें आनंद का अनुभव करना है। ये हमारे जीवन का ध्येय या गोल होना चाहिए। और वो आनंद कहीं फ्यूचर में नहीं है, वो आनंद कहीं किसी पास्ट की वजह से बाधित नहीं है, वो आनंद अभी इसी क्षण आपको फील करना है। अब आप अगर ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हुए अगर आप उस आनंद का अनुभव नहीं कर रही तो फिर ये पॉडकास्ट करना बेकार है। और आप देखेंगे कि जब आप आनंद लेके काम करते हैं तो वो काम बहुत अच्छे से फलित होता है, बहुत अच्छे से होता है। तो आनंद लीजिए। और जो हमारे ग्रंथों में जो ज्ञान है वो बहुत पीढ़ियों से छन के आया हुआ ज्ञान है, वो टेस्टेड ज्ञान है, वो किसी ने ऐसे रैंडमली लिख नहीं दिया है। वो इतने साल तक अगर चल रहा है, अगर हम पीढ़ी दर पीढ़ी उसको पढ़ते जा रहे हैं, तो वो इसलिए कि उसमें कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों को, इमीडिएट और पुराने पूर्वजों को, उसमें कोई ना कोई सच्चाई दिखी, या वो टेस्ट होता रहा कि हाँ ये होता है, ये ऐसा होता है, ये ह्यूमन कंडीशन है, हमें ये इसको ऐसे डील करना है। तो वो एक बहुत टाइम टेस्टेड, ओवर थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ इयर्स, वो टेस्टेड नॉलेज है जो छन के हमारे पास आई है। तो उसको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। और जब हम ये, बहुत बार लोग बोलते हैं कि हम इसको क्यों ट्रस्ट करें, मैं ये बोलती हूँ क्यों ना ट्रस्ट करें। अगर हम समझते हैं कि हम बहुत स्मार्ट हैं, हाँ, क्योंकि हम थोड़ा पढ़ लिख गए, तो जिनसे हम निकल के आए हैं वो भी तो कम स्मार्ट नहीं रहे होंगे ना। जिनके वंशज हम हैं वो भी तो उतने ही स्मार्ट, कम से कम इतने स्मार्ट रहे होंगे। ठीक है, यू हैव टू ट्रस्टिंग योर एंसेस्टर्स इज लाइक ट्रस्टिंग योरसेल्फ। यू आर कैरिंग द सेम जीन्स, यू आर कैरिंग द सेम इन्फ्लुएंस। जी, तो हमारे जैसे ये हमें जो हर चीज को क्वेश्चन करने के लिए सिखाया जा रहा है, हर चीज को डाउट करो, क्वेश्चन करो, ये एक मेन प्रॉब्लम होता जा रहा है। हमारे ग्रंथ भी कहते हैं क्वेश्चन करो, क्योंकि क्वेश्चन करके ही आप समझ सकते हो। लेकिन क्वेश्चन आप समझने के लिए कर रहे हो या रिबेल करने के लिए कर रहे हो। ठीक है, मैं आपसे ये पूछूं, मैं आपको साड़ी में देख के बोलूं कि आप तो रिग्रेसिव है भाई, आप साड़ी पहनती हैं, और दूसरा मैं आपसे पूछूं कि क्या साड़ी कंफर्टेबल है। हाँ, मैं आपसे जानने की कोशिश कर रही हूँ या मैं आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, मेरी इंटेंशन क्या है। सर्कलिंग बैक टू वेयर वी स्टार्टेड, मेरी इंटेंट क्या है क्वेश्चन पूछने के लिए। हमारे तो सारे ग्रंथ ही प्रश्न और उत्तर के फॉर्म में लिखे गए हैं। क्यों? क्योंकि वो जिज्ञासा से पूछे जा रहे हैं। और जिज्ञासा ये भी हो सकती है कि ये परंपरा इतने सालों से चलती जा रही है, इसमें क्या सच है कि ये अब लोग इसको मानते जा रहे हैं। जिज्ञासा यही क्यों है कि अरे साइंस में ये नहीं है, तो अरे साइंस तो 200-400 साल पुराना है, ये 4000 साल से चल रहा है, तो इसमें ज्यादा बड़ा सच हो सकता है। तो आप जिज्ञासावश प्रश्न कीजिए, समझने के लिए प्रश्न कीजिए, और जो उसमें लिखा है उसको अपने अनुभव में लाके अनुभव कीजिए। ज्ञान दो तरह से होता है, एक तो जो हमारे किसी भी पुस्तक में, ग्रंथ में है, बुक्स में है, वो किसी और का ज्ञान है, पूर्वजों का ज्ञान है। ठीक है, और उसको जब मैं अपने अनुभव में लाती हूँ तो उसमें मेरा अनुभवित ज्ञान उसमें जुड़ जाता है, मेरा एक्सपीरियंशियल ज्ञान उसमें जुड़ जाता है। और दोनों को मिलके जो बनता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग ज्ञान होता है, क्योंकि वो उस पर ग्रंथों की भी छाप है और उसमें मेरे अनुभव की भी छाप है। तो मैं उसमें बहुत कॉन्फिडेंट होकर बोलती हूँ कि हाँ ये ऐसा होता है। और ये जितने मैं ग्रंथों में, वर्कशॉप्स में पढ़ाती हूँ, उसमें भी मैं अपने अनुभव भी शेयर करती हूँ। तो उससे आपको ये कन्विक्शन आ जाता है कि अगर ये कर सकती है इसको अप्लाई, तो हमारे लाइफ में भी अप्लाई हो सकता है। लेट्स ट्राई एंड डू इट। अब हो सकता है मेरा अनुभव, आपका अनुभव अलग रहेगा, तो आप एक नया ज्ञान की परंपरा शुरू कर देंगे, आप उसमें एक नया थॉट प्रोसेस ऐड कर देंगे। तो मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बोलना चाहूंगी कि प्रश्न कीजिए, लेकिन जिज्ञासा से कीजिए। किसी को नीचा दिखाने के लिए या किसी को ऊंचा दिखाने के लिए नहीं।
आप अपनी जिज्ञासा, जो आपकी जेन्युइन जिज्ञासा है, क्यूरोसिटी है, उससे प्रश्न करके समझने की कोशिश कीजिए। और जब आप साइंस 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 करते हैं तो आप ये सोचिए कि साइंस तो अभी जो 100 साल पहले कह रही थी उसका उल्टा उसने ऑलरेडी कहना शुरू कर दिया है। माँ का दूध खराब है से माँ का दूध बेस्ट है, कोयला खराब है से कोयला बेस्ट है, हर चीज का रिवर्सल आता जा रहा है। ठीक है, तो आप, और ये परंपराएं तो इतने सालों से चल रही हैं और किसी ने इनका विरोध नहीं किया, या सबने इतनी सारी जनरेशन्स में इसको टेस्ट किया होगा ना, और तभी आगे पास ऑन किया होगा। आप क्या अपने बच्चों को पास ऑन करेंगी? जो आप टेस्ट करेंगी, जो चलता है उसको आगे पास ऑन करेंगी। आपको क्या लगता है अचार बनाने की इतनी विधियां थी? बहुत रही होंगी, लेकिन जो हमारे पास आई वो थी जो टेस्ट होके एक कुछ टेस्ट पे खरी उतरी, उसको आपने आगे पास ऑन किया। तो जिज्ञासा से पूछिए, प्रश्न पूछिए। हमारे पास तो एक उपनिषद है जिसका नाम प्रश्न उपनिषद है। तो प्रश्न पूछना तो हमारे ब्लड में है, लेकिन क्यों प्रश्न पूछे? इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कोई आपको कह रहा है पूछिए, या आप ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि इतने सालों की परंपरा चल रही है तो क्यों चल रही है, या ऐसी बनाई गई तो क्यों बनाई गई है। जब आप उस एंगल से जाएंगे तो आप थोड़ा ज्यादा रैशनली चीजों को समझ पाएंगे। इससे ना मुझे एक और क्वेश्चन आया, सॉरी मैं एंड करना चाह रही हूँ लेकिन वो आता जा रहा है जी। हम ना ये बहुत अभी कॉमनली सुनते हैं कि एक औरत ही दूसरे औरत के दुश्मन होती है, विच आई डोंट एग्री। कि अगर जैसे मेरी मम्मी ने जॉब किया था जब मैं छोटी थी, तो अगर उनकी मदर इन लॉ ने उनका हेल्प नहीं किया होता या नहीं बोला होता जा बेटा तुम कर, मैं तुम्हारे बच्चों को देख लूंगी, तुम्हारे पीछे घर देख लूंगी, तो वो नहीं कर पाती। हमें जैसे अब हम न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, तो मैं तो ये चैलेंजेस रोज फेस करती हूँ कि एक बैकअप चाहिए, तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, अभी कल परसों ही किसी ने ट्विटर पे बहुत अच्छा सा एक ट्वीट किया था कि people in happy marriages please speak up, the one in bad marriages are making it look very bad while they are a bunch of it। ठीक है, वो थोड़े से हैं लेकिन वो इतना शोर मचाते हैं कि लगता है हर शादी ही फेल हो रही है, जबकि ऐसा तो नहीं है। The same goes for women. There are a lot of women supporting women. There are a lot of men supporting women. I mean, today you and I are doing what we are doing because we have husbands who are supporting us wholeheartedly. So without their support, we cannot stand. Right. Okay? लेकिन हम कितनी बार उनको एक्नॉलेज करते हैं? ठीक है, तो अच्छे लोगों को बोलना पड़ेगा, अच्छे लोगों को ये बताना पड़ेगा कि मेरी सास मुझे सपोर्ट करती हैं, मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट करते हैं, या जो भी आपके जीवन में सपोर्ट करते हैं, सो दैट पीपल हैव फेथ इन रिलेशनशिप्स, दे हैव फेथ इन, एंड ऑल्सो पीपल हु आर सपोर्टिंग यू, उनको भी थोड़ा एक्नॉलेजमेंट मिलना चाहिए। और कोई भी सक्सेसफुल आप फीमेल देखेंगे, you will see more often than not, you will see they have extremely supportive husbands. आप कहीं ऊपर से नीचे तक देख लीजिए, आपको without a partner's support, it's very difficult to be successful. You may earn a lot of money, you may earn, but you will not be able to carve a new path. कोई है जो पीछे आपको पकड़ के खड़ा है। तो हम जितने लोगों को मिलता है, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ये भी हाईलाइट करें कि देखो मुझे सपोर्ट मिला और मुझे मिलता है, तो मैं ये कर पा रही हूँ। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं एक अपना टॉक शो शुरू करूँगी जिसमें मैं अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी, तो मुझे लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या शेयर करूँ। आज मुझे आपने एक बहुत अच्छा डायरेक्शन दे दिया है कि जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है और मैं अपनी मैरिज में खुश हूँ, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड 25 ईयर्स से रिलेशन में है, और शादी की तो हमारी अभी 10-15 साल हुई है, लेकिन रिलेशन में है, तो डिस्टेंस रिलेशन भी रहा है, सब रिलेशन रहा है, तो इट्स नॉट डिफिकल्ट टू मैनेज रिलेशंस। Again, it comes to intent, right? You have the intent to keep it a happy and healthy marriage. जब तक आपकी वो इंटेंट स्ट्रांग है ना, आप कोई भी ऑब्स्टेकल, कोई भी तूफान झेल जाओगे। जब लोग बोलते हैं ना ये नहीं वो नहीं, तो उनकी इंटेंट वीक होती है, वो चाहते नहीं है कि ये चले। राइट, इट इज ऑल्सो जैसे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहा है, तो हम वैसे ही काम करते हैं, हम जो सोच रहे हैं हम अल्टीमेटली हमें वही मिल रहा है।
And this does not mean कि there are no ups and downs. There are ups and downs, definitely. But you go through them. Right. You know, you come out of them stronger. So कहीं ना कहीं हम सबको ये बोलना पड़ेगा कि हमें हमारे पिता ने सपोर्ट किया, हमारे इन-लॉज ने सपोर्ट किया, हमारे हस्बैंड ने सपोर्ट किया, हमारे फ्रेंड्स ने सपोर्ट किया, स्टाफ ने सपोर्ट किया. आपकी काम वाली ना आए तो आपके आधे काम नहीं होंगे. ठीक है, कितनी बार हम उन्हें एक्नॉलेज करते हैं. तो आई थिंक हमको ये सब पॉजिटिव न्यूज़ ज़्यादा शेयर करनी होगी, क्योंकि क्या है ना, हम अपनी हैप्पीनेस में हम हैप्पी रहते हैं, और जो बंच ऑफ पीपल हु आर अनहैप्पी, दे मेक इट साउंड एज इफ द होल वर्ल्ड इज फॉलिंग अपार्ट. इट इज़ नॉट. राइट. क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे रील्स देखे हैं जिसमें दे आर कॉलिंग आउट कि सारी सास ऐसी होती है, सारी ये ऐसी होती है, और उसमें नीचे जाके मैंने बहुत बार कमेंट्स पढ़े हैं, एंड एन नंबर ऑफ विमेन आप देखोगे, हाँ आप सही बोल रहे हो, हमारे साथ भी ऐसा होता है, हमारे साथ. तो मुझे बैड न्यूज़ सेल्स वेल, सीरियसली. तो मुझे ये लगता है कि आप अगर ध्यान केंद्रित करो गलत पे, तो आपको सब गलत लगेंगे. और दूसरी बात कि आज आपका झगड़ा हो गया घर में पति से, सास से, आपने फट जाके अपना वॉमिट कर दिया सोशल मीडिया पे. बाकी 364 दिन दे आर टेकिंग केयर ऑफ यू, यू आर टेकिंग केयर ऑफ देम. वो आप मेंशन नहीं करते. सो ट्रू. यही हो रहा है एक्चुअली. अच्छी बातें हम शेयर नहीं कर रहे हैं और खराब बातें फट से जाके सोशल मीडिया पे बता. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. और मैं आपके कोर्स से ज़रूर आप शायद अभी वो दुर्गा सप्तशती पे एक अभी आषाढ़ नवरात्रि में होपफुली आई विल डू अ ललिता सहस्त्रनाम. ओके, मैं आपको भेजूंगी, आप शेयर कर सकते हैं. श्योर. और जितने भी लोग हैं वो, अगर मुझे, आई एम प्रीटी गूगलेबल, तो अगर आप मुझे कहीं भी सोशल मीडिया पे, मैं आपका लिंक्स शेयर कर दूंगी, और सोशल मीडिया पे मैं सब डाल देती हूँ. और फिर जो आ जाए, हम कोई प्रमोशन नहीं करते, हम कोई पेड प्रमोशन नहीं करते. जिनकी इच्छा होती है भगवती उन तक वो मैसेज पहुँचा देती है. सीरियसली मैं तो ज्वाइन करूँगी और आशा करती हूँ आप भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा. अगर आपको लगता है कि आपको अपने अंदर की फेमिनिटी पावर को जगाना है, और अपने अंदर वो जो हम भूलते जा रहे हैं, बेसिक हमारी जो नर्चरिंग पावर है, अगर आपको जगाना है तो प्लीज़ मैम से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि मैंने इनसे बहुत जुड़ाव महसूस किया है, इसलिए मैं अपनी एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ. सीरियसली मैम, मैंने आपसे बहुत जुड़ाव महसूस किया है, और मैंने सीरियसली इतना कुछ सीखा है ना, और अपनी लाइफ में वो इम्प्लीमेंट करने का कोशिश कर रही हूँ. थैंक यू सो मच मैम, आप आई और हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई. थैंक यू सो मच.